हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में हम उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे जा चुके हैं। सभी सवालों से मुताल्लिक़ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे जो कि आपके उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि DSSB TGT, UP TGT PGT, GIC लेक्चरर, LT ग्रेड, RPSC TRE3, इन सभी इम्तहानात के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी गुज़िश्ता 23 क्लासेस जो हैं वो प्लेलिस्ट बना करके इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई हैं, आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए पहला सवाल। पहले सवाल में दर्द के वालिद का नाम क्या था पूछा जा रहा है। तो ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का नाम था ख्वाजा मोहम्मद नासिर। ये भी शायर हुआ करते थे और इनका तखल्लुस अंदलीब था। ठीक है, तो अंदलीब किसका तखल्लुस था? दर्द के वालिद का। अब ख्वाजा मीर दर्द, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, 1721 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और दिल्ली में ही इनका इंतकाल 1785 ईस्वी में हुआ था। ये एक सूफ़ी शायर थे और म्यूज़िक से यानी कि मौसीकी से इनका गहरा लगाव था। वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद जो फ़लसफ़ा है, दर्द का ये पसंदीदा मौजू था। दर्द ने खुद को गुलशन मानी का अंदलीब कहा है। कुदरतुल्लाह शौक़ ने दर्द को मर्द वजही कहा है, जबकि मीर तकी मीर ने दर्द को आधा शायर माना है। मीर तकी मीर से जब पूछा गया कि आपके हम असर कितने शायर हैं, तो उन्होंने पहली बार में जवाब दिया कि 2.5 शायर हैं। एक शायर मैं हूँ पूरा, एक शायर पूरे जो हैं वो 14 हैं और दर्द जो है वो आधे शायर हैं। तो दर्द को आधा शायर इन्होंने क्यों कहा था? तो मीर तकी मीर ने दर्द को आधा शायर इसलिए कहा क्योंकि दर्द के पूरे दीवान में न कोई कसीदा है, न मरसिया और न ही मसनवी, यानी कि सिर्फ इन्होंने गज़लें ही कही थी। इसीलिए मीर तकी मीर इनको कहते हैं आधा शायर। अब इनके कारनामों की बात करते हैं तो इनकी तसानीफ़ में असरारुस सलात इनकी एक अहम तसनीफ़ है जो कि 1735 ईस्वी में शाये हुई। ये इनकी पहली तसनीफ़ है। नमाज की अहमियत के बारे में इस किताब में चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा वारदाते दर्द, इल्मुल किताब इनकी एक अहम तसनीफ़ है। नाले दर्द और आहे सर्द भी इनकी तसनीफ़ है। शमए महफिल और दरो दिल ये भी इनकी तसनीफ़ है। अब देखिए इनका दीवान कब शाये हुआ था? तो दिल्ली में ही शाये हुआ था 1309 हिजरी में। इनके कुछ अशार जो कि पूछे जा सकते हैं। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा, रात महफिल में तेरे हुस्न के शोले के हुजूर, शमअ के मुँह पे जो देखा तो कहीं नूर न था। ये इनका शेर है। ज़िक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैं जो पहुँचा तो कहा खैर ये मज़कूर न था। तो ये 3 अशार मैंने ख्वाजा मीर दर्द के सुनाए और इनके बारे में कुछ अहम बातें भी बताई। अब हम आतिश की बात करते हैं। इनके वालिद ख्वाजा हैदर अली आतिश के वालिद किसके ज़माने में तर्क वतन करके फैज़ाबाद आए थे? तो शुजाउद्दौला के ज़माने में। अब ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़ कहा जाता है। ये कब पैदा हुए थे? तो फैज़ाबाद में 1192 हिजरी व मुताबिक 1778 ईस्वी में ये पैदा हुए और इनका इंतकाल 1847 में लखनऊ में हुआ था। इनके जद बगदाद से दिल्ली आए थे और दिल्ली के क़याम के बाद वो अली बख्श फैज़ाबाद चले आए। ठीक है। आतिश ने गज़ल के सिवा कुछ नहीं कहा। आतिश ने नवाब मिर्ज़ा मोहम्मद खां तरक्की के दरबार से वाबस्ता रहे और तरक्की के साथ ही 29 साल की उम्र में लखनऊ आकर उन्होंने मुसहफ़ी की शागिर्दी अख्तियार कर ली।
आतिश और नासिक में अदबी चश्मक हुआ करती थी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आतिश को कबूतर पालने का बड़ा शौक था और इनका ताल्लुक़ जो है वो दबिस्तान लखनऊ से है। और आतिश ने शायरी को मुरस्सा साजी का नाम दिया। कहते हैं कि बंदिश अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। यानी शायरी को आतिश ने मुरस्सा साजी का नाम दिया। इनके शागिर्दों में रिंद, सबा, खलील, मिर्ज़ा शौक और पंडित दयाशंकर नसीम ये सब अहमियत के हामिल हैं। अब देखिए, इनके दीवान में, इनकी कुल्लियात में 2 दीवान हैं, ठीक है। पहला दीवान इनकी ज़िंदगी में शाये हुआ, दूसरा दीवान उनकी वफ़ात के बाद मीर दोस्त अली खान ने मुरतब करके पहले दीवान में शामिल कर दिया था। इनके कुछ मुंतखब अशार अगर आप देखें तो जो अहम हैं वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। न गोरे सिकंदर है न कब्रदारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, बंदिश अल्फाज जड़ने से नगू के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये सब इनके अशार हैं। फ़िराक गोरखपुरी ने आतिश को अखलाकी शायरी का बादशाह करार दिया है। मुसफ़ी ने आतिश को वजीहे महंदुल अखलाक का लिखा है और अब्दुल सलाम नदवी ने आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़ कहा है। राम बाबू सक्सेना इनके बारे में लिखते हैं कि आतिश के कलाम में तरशे हुए अल्फाज आबदा और मोतियों की तरह लड़ी में पिरोए हुए मालूम होते हैं। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में सब कुछ हमने जान लिया। एक शेर है, कौन सी सनत इसमें है, बहुत आसान सा शेर है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल है, तो इसमें सनत तशबीह है। जब किसी एक चीज़ का कंपैरिजन किसी कॉमन क्वालिटी के बिना पे दूसरी चीज़ से हम करते हैं तो वहाँ पे सनत तशबीह हुआ करती है। जैसे नाजुक उसके लब की क्या कहिए, पंख उड़िए गुलाब किसी, इसमें भी सनत तशबीह है। अच्छा, तलमी क्या होता है? तलमी जब शेर में किसी मशहूर किस्से या तारीख़ी वाक़े का जिक्र हो तो वहाँ पे सनत तलमी होती है। जैसे निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इसमें सनत तलमी है, ठीक है। इसी तरह एक और शेर है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, इस शेर में भी सनत तलमी है। इस्तिआरा क्या होता है? जब किसी चीज़ की तुलना करते हुए एक चीज़ को बआन ही दूसरी चीज़ करार दे देते हैं तो वहाँ पे सनत इस्तिआरा होता है। जैसे कि शेर की आमद है, किरण काँप रहा है। एक शेर अभी आएगा सवाल में, उसमें भी सनत इस्तिआरा होगा जिसको मैं बाद में बताऊंगा। तजाहुल आरिफाना क्या होता है? जानबूझ के अनजान बनना। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, इस शेर में तजाहुल आरिफाना है। चलो, सोनेट किस ज़बान से मुश्तक है? तो अतालवी ज़बान से मुश्तक है सोनेट। अब सोनेट क्या होता है? चलो देखो, सोनेट 14 मिसरों पर मुश्तमिल अंग्रेज़ी शायरी की एक सिंफ है जो एक मखसूस बहर में लिखी जाती है। इसके मिसरों में कवाफ़ी की तरतीब मुकर्रर उसूलों के तहत एक ख़ास अंदाज में होती है। सोनेट में सिर्फ एक ख़याल, जज्बे या एहसास की तर्जुमानी की जाती है। सोनेट अतालवी ज़बान के लफ्ज़ सोनेटो से बना है, ठीक है, जिसके मानी है मुख्तसर आवाज़ या राग। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि सोनेट जो है वो अतालवी ज़बान से निकला है, ठीक है। इसका आगाज़ अतालवी ज़बान में हुआ, अंग्रेज़ी में भी इसे मकबूलियत मिली। तो 14 मिसरों पे मुश्तमिल एक नज़्म होती है सोनेट, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे सोनेट का एक एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं। ये आपका नून मीम राशिद की तसनीफ़ सितारे से लिया गया है। 14 मिसरे हैं। ये मैं PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा सही आंसर के साथ। आप लोग इसको डाउनलोड करके खुद से पढ़िएगा। ब्लैंक वर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? तो ब्लैंक वर्स को उर्दू में मुअर्रा नज़्म कहते हैं, नज़्म मुअर्रा। अंग्रेज़ी में मुअर्रा नज़्म को ब्लैंक
वर्ष कहा जाता है। अपनी ज़ाहिरी सूरत के एतबार से मुअर्रा नज़्म भी पाबंद नज़्मों के मुशाबह होती है। यह नज़्म भी किसी मखसूस बहर में कही जाती है और नज़्म का उन्वान भी होता है, लेकिन मुअर्रा नज़्म में काफिया नहीं होता है। और भी मुअर्रा नज़्म के बारे में कुछ अहम बातें हैं। नून मीम राशिद की नज़्म है ज़ादे सफ़र, जो कि नज़्म मुअर्रा है, इसे आप लोग ख़ुद पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अंदरूनी हैयत के एतबार से उर्दू फ़ारसी में मसनवी की कितनी बहरें मुरव्विज हैं? तो मसनवी की 7 बहरें हैं, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे मसनवी के बारे में सारी अहम बातें आपको बताई गई हैं। मसनवी उर्दू ज़बान की एक मारूफ बयानिया सिनफ है। मसनवी मुसलसल अशआर के उस मजमूए कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, यानी मसनवी के माने होते हैं 2-2 के। ठीक है ना। मौज़ूआत के एतबार से मसनवी का दामन बहुत वसी है। इसमें दास्तान की तरह माँ फ़ौकुल फ़ितरत किस्से, इश्क व मोहब्बत की कहानियाँ, जंग और मुहिमजोई के वाक़यात, किसी मुआशरे के हालात और नसीहत के मज़ामीन भी बयान होते हैं। उर्दू की कुछ अहम मसनवियाँ अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। उर्दू की जो पहली मसनवी है वो मसनवी है फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी कदमराव पदमराव। अशरफ बयाबानी की मसनवी का नाम नौसरहार है। नुसरती की मसनवी का नाम अली नामा है, जो कि एक नज़मिया मसनवी है। इसके अलावा इनकी 2 और मसनवियाँ हैं, जैसे कि मनोहर और मदमालती की जो इश्क की दास्तान गुलशन इश्क, वो भी नुसरती की है। और तारिक इस्कंदरी भी। वजही की मुल्ला वजही की मसनवी का नाम है कुतुब मुश्तरी। इब्ने निशाती की मसनवी का नाम है फूलबंद। सिराज औरंगाबादी की मसनवी तवील मसनवी है बुस्तानी ख़याल, ये याद रखिएगा, इससे मुतालिक आगे सवाल आएगा। ठीक है। शेरुल बयान उर्दू की सबसे अहम मसनवी है मीर हसन की। इसके अलावा पंडित जयशंकर नसीम की मसनवी का नाम गुलजार नसीम है। और मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम है बहार इश्क और ज़हर इश्क। ठीक है। ज़हर इश्क काफ़ी मशहूर है, याद रखिएगा। हाल ही की मसनवियों में बरखारुत है, शिकवा हिंद है, चुप की दाद है, मुनाजात बेवा है। और हफीज़ जालंधरी की मसनवी पूछी जाती है, याद रखिएगा, मसनवी शाहनामा इस्लाम एक अहम तवील मसनवी है। चलो, इसका मौजू इस्लाम के उरूज की तारीख़ है, ये भी याद रखिएगा, मसनवी शाहनामा इस्लाम का। चलो, बुस्तान ख़याल के मुसन्निफ़ कौन है? तो बुस्तान ख़याल एक मसनवी है, किसकी है? अभी हमने बताया था सिराज औरंगाबादी की है। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। देखो, सिराज औरंगाबादी की मसनवी तो आपने जान ली, बुस्तान ख़याल है। अभी इनके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। देखिए, ये 1712 में पैदा हुए, 1764 में इनका इंतकाल हुआ। इनका नाम सैयद शाह सिराजुद्दीन हुसैनी और तखल्लुस इनका सिराज था। इनके आबा व अजदाद मेरठ के रहने वाले थे, लेकिन औरंगाबाद में ये सिराज औरंगाबादी पैदा हुए थे और वहीं इनकी तालीम हुई थी। इनके अशार देखेंगे आप तो यार कूँ बे हिजाब देखा हूँ, मैं समझता हूँ ख्वाब देखा हूँ, दो रंगी खूब नहीं एक रंग हो जा, दो रंगी खूब नहीं एक रंग हो जा, सरापा मोम हो या संग हो जा। ये भी सिराज औरंगाबादी का ही शेर है। चलो, वाक़या नगारी किस सिन्फ की अहमियत है? तो अभी हमने मसनवी के बारे में पढ़ा था। मसनवी में वाक़या नगारी और माँ फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर होते हैं। सही जोड़ की आपको निशानदेही करनी है। देखो, चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत, रज्ज़, जंग, शहादत और बैन, ये सभी मरसिया की अज़्ज़ाए तरकीबियाँ, और तस्बीब, गुरेज़, मदद, दुआ और मुद्दवा, ये सभी अज़्ज़ाए तरकीबी कसीदा के हैं। तो सरापा चेहरा, सरापा ये तो मरसिया का, लेकिन गुरेज ये कसीदा का हो गया, तो गलत हो गया। तशबीब और मदह ये दोनों कसीदा के जुज़ हैं, तो हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, सही जोड़ा होगा। खिताबिया और तमहीदिया का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो कसीदे की 2 किस्में होती हैं, खिताबिया कसीदा और तमहीदिया कसीदा। खिताबिया कसीदा में डायरेक्ट मदह या मुज़म्मत शुरू हो जाती है और तमहीदिया में पहले तमहीद बांधी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में एक स्टेटमेंट है कि मेरा हाल मुझसे क्या पूछते हो? एक आध रोज़ में हमसायों से पूछ लेना।
تو یہ جو الفاظ ہیں کس نے اپنی موت سے ایک دن پہلے لکھوائے تھے؟ تو یہ ہے مرزا غالب، ٹھیک ہے، مرزا غالب نے یہ لکھوا دیا تھا کہ میرا حال مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ایک آدھ روز میں ہم سب سے پوچھ لینا۔ علی نامہ کس نوعیت کی مثنوی ہے؟ تو علی نامہ ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ اچھا، یہ کس نے لکھی تھی؟ تو یہ نصرتی نے لکھی تھی۔ کب لکھی تھی؟ تو 1075 ہجری بمطابق 1665 عیسوی میں۔ علی نامہ مثنوی علی عادل شاہ ثانی کے ابتدائی 10 برسوں کے دور حکومت کی منظوم تاریخ ہے۔ یہ کس کی فرمائش پہ لکھی گئی تھی؟ تو مثنوی علی نامہ قاضی کریم اللہ کی فرمائش پہ لکھی گئی تھی۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجرا کا، طلوع صبح محشر چاک ہے میرے غریبہ کا، تو میرے غریبہ کا۔ تو یہ جو شعر ہے یہ کس شاعر کا ہے؟ تو یہ شعر شیخ امام بخش ناسخ کا ہے۔ اب ناسخ کے بارے میں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، ان کا نام شیخ امام بخش ناسخ تھا۔ 1762 میں یا کہیں 1772 یا 1776 میں یہ پیدا ہوئے فیض آباد میں، اور 1838 میں ان کا انتقال ہوا۔ غازی الدین حیدر نے ان کو ملک الشعراء کا خطاب دے کر دربار سے منسلک کرنا چاہا، تو ناسک نے جواب دیا کہ اتنے چھوٹے بادشاہ سے خطاب لے کر میں کیا ہی کروں گا، یعنی کہ غازی الدین حیدر کے خطاب کو لینے سے ناسک نے منع کر دیا تھا۔ چلیے ان کے کچھ اشعار دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک دیا کرتے ہیں، یہ ان کا شعر ہے ناسک کا۔ جنوں پسند مجھے چھاؤں ہے ببولوں کی، عجب بہار ہے ان زرد زرد پھولوں کی، یہ شعر بھی کن کا ہے؟ ناسک کا ہے۔ اور ایک شعر تھا، ایک کوشچن تھا، وہ کہیں کھو گیا ہے۔ اردو کیا شعر تھا؟ بہرحال میراج شمس العشاق سے تھا وہ شعر، ٹھیک ہے۔ میراج شمس العشاق کی یہاں پہ تصانیف میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ خوش نامہ، خوش نظر، شہادت الحقیقت، شہادت التحقیق اور مغز مرغوب، یہ سب ان کی تصانیف ہیں۔ نثری تصانیف میں شرح مرغوب القلوب اور رسالہ سب صفات ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو اب آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ دوہے کا پہلا حصہ کتنی مصرعوں میں ہوتا ہے؟ دیکھو دوہے میں 4 مصرے ہوتے ہیں، پہلا اور تیسرا مصرع جو ہوتا ہے وہ 13 بند ہوتے ہیں اس میں، اور دوسرے ماترائیں کی بات ہو رہی ہے نا، پہلے اور تیسرے میں 13 ماترائیں ہوتی ہیں، اور دوسرے اور چوتھے میں 11 ماترائیں ہوتی ہیں، تو یہ آپ یاد رکھیے گا۔ تو دوہے کا پہلا حصہ 13 ماتراؤں پہ مشتمل ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ بھی 13 ماتراؤں پہ مشتمل ہوتا ہے، دوسرا اور چوتھا 11 ماتراؤں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ دوہا کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، دوہا ایک ہندی صنف ہے جس میں شعری حسن پیدا کرنے کے لیے ماتراؤں کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اردو میں بھی خوب دوہے کہے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اردو میں دوہا کہنے کے لیے ندا فاضلی کافی مشہور ہیں۔ چلو اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے آپ لوگوں سے پوچھا ہے۔ تالے سے کسے تھی ایسی امید، نکلا ہے کدھر سے آج خورشید، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس میں صنعت استعارہ استعمال ہوئی ہے۔ جب ایک چیز کو بعین ہی دوسری چیز قرار دیا جائے تو وہاں پہ صنعت استعارہ ہوتا ہے، جیسے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ یہ مرزا دبیر کے مرثیہ کا 2 مصرع ہے، اس میں بھی صنعت استعارہ ہے۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر کا تھا جو چراغ نہ رہا، یہ حالی نے لکھا تھا مرثیہ غالب۔ تو یہ جو مصرع میں نے پڑھا صحیح نہیں پڑھا ہے، پھر بھی مفہوم آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔
اس میں بھی صنعت استعارہ ہے۔ چلو شعر مکمل کیجیے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، تو یہاں پہ شراب بھرا جائے گا، دوسرا والا آپشن ہمارا کریکٹ ہوگا۔ قاضی عبدالودود بحیثیت محقق جانے جاتے ہیں اردو ادب میں، ٹھیک ہے۔ قاضی عبدالودود کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ یہ 1896 میں بہار میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1984 میں ہوا تھا۔ قاضی عبدالودود نے پٹنہ سے ایک رسالہ نکالا تھا معیار، اور قاضی عبدالودود پٹنہ سے ہی ایک رسالہ نکالتے تھے معاصر۔ رسالہ معاصر کس نے نکالا؟ قاضی عبدالودود نے نکالا، یہ یاد رکھیے گا۔ دیکھیے ان کا ایک قول پوچھا جاتا ہے کہ تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو قاضی عبدالودود کا ہے، یاد رکھیے گا۔ ان کے اشتر و سوزن اور عیارستان ان کی 2 تصانیف ہے، ٹھیک ہے۔ تبصروں کے مجموعے ہیں اشتر و سوزن اور عیارستان۔ چلیے چند ہم عصر، یہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو یہ مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ چند ہم عصر، مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے بابائے اردو۔ ان کی جو اہم تصانیف ہے وہ مراٹھی زبان پر فارسی کا اثر ہے۔ سر سید احمد خان حالات و افکار ہے۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اردو کا المیہ ان کی اہم کتاب ہے، مرحوم دلی کالج، اور چند ہم عصر ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ان کی اہم تصانیف ہے، اور بھی ان کی مرتب کردہ تصانیف ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ PDF میں ٹیلی گرام پہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کرا دوں گا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ کلاس کو ختم کرتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی بس۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، جس میں ہم کچھ اور اہم سوالات کو ڈسکس کریں گے۔